नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे पाचन, यानी हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन किस तरीके से होता है। तो देखिए, पाचन को समझने से पहले हम पाचन तंत्र की संरचना को समझते हैं। हम पूरे दिन में बहुत कुछ खाते हैं और आजकल तो खाने के लिए पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मोमोज न जाने क्या-क्या आ गया है। इसके अलावा हम घरेलू खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी। तो ये सारा खाना जो हम खाते हैं, ये हमारे शरीर में जाता है और हमारा यानी मानव का पाचन तंत्र इस खाने को पचाता है। इस खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने काम-धंधे करते हैं, हमारे शरीर के अंग अपने काम करते हैं और इस खाने से जो प्रोटीन्स होती है खाने में, उससे व्यक्ति का विकास होता है। जैसे कोई बच्चा है तो उसको खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए ताकि उसका विकास ठीक से हो। तो इस तरीके से खाना खाना हमारे जीवन का एक बिल्कुल अनिवार्य अंग है और हमारा शौक भी है, हमारा स्वाद भी है। तो आज हम इसी खाने और इसके पाचन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले हमारे जो ये दाँत होते हैं ना, इनके द्वारा हम काटते हैं खाना और अपनी दाढ़ों से खाना हम पीसते हैं। इस तरीके से सबसे पहले जब खाना हमने खाया तो खाना कहाँ गया? हमारे मुख में गया। मुख में हम खाने को काटते हैं, पीसते हैं, चबाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे खाने में लार मिल जाती है। लार यानी सलाइवा। इस सलाइवा में म्यूकस होता है, वाटर होता है और एक एंजाइम होता है जिसे सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। तो इस तरीके से जब खाना हमारे मुँह में जाता है और हम इसको चबाते हैं तो लार इसमें मिलती है और जीभ क्या करती है? जीभ इस लार को खाने में मिलाती है। इस तरीके से खाना लसलसा होता है और फिर हम खाने को गटकते चले जाते हैं, निगलते हैं। तो ख़ैर, अब यहाँ जब खाना निगलने की कंडीशन में आ जाता है तो ये होती है ग्रसिका यानी ग्रास नली। इससे फिर हम खाने को निगलते हैं। देखिए, अब हमने खाना निगला तो ये खाना जाता है अमाशय में यानी स्टमक में। साधारण भाषा में इस अमाशय को हम पेट कहते हैं। अब ये खाना कहाँ गया? ये यहाँ गया अमाशय में यानी स्टमक में। अच्छा, स्टमक जो होता है ना, इसकी एक विशेषता होती है कि जब ज़्यादा खाना खा लो तो ये फूल जाता है, यानी ज़्यादा खाने को भी अपने अंदर ये स्टोर कर सकता है। तभी तो हम शादियों में, बारातों में पहले नाश्ता करते हैं, फिर खाना खा लेते हैं और सारा खाना जाके स्टमक में जमा हो जाता है। तो खैर, ये स्टमक की एक अच्छी बात है। अब यहाँ हमने खाना खाया, स्टमक क्या करता है? स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या-क्या होता है? इसमें एचसीएल होता है और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब एचसीएल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? कुछ लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि वो कहते हैं मेरे पेट में तेज़ाब बनता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई, तेज़ाब तो बैटरी में डाला जाता है तब बैटरी चार्ज की जाती है, इनके पेट में कैसे तेज़ाब बन सकता है? लेकिन जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये कुछ लोगों में जब अधिक बनता है तो उन्हें एसिडिटी की समस्या होती है और फिर वो कहते हैं कि हमारे पेट में क्या बनता है? तेज़ाब। तो ये तेज़ाब यानी अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी के पेट में बनता है। अच्छा, इस अम्ल का क्या काम है? इसका काम है कि जो जठर रस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, उसके जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, यानी थोड़ा-सा खट्टा माध्यम होता है उसमें वो काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? भोजन को थोड़ा-सा अम्लीय बनाते हैं। और क्या करते हैं? अब जब हमने खाना खाया तो हो सकता है हमारे खाने के साथ कुछ जीवाणु, कुछ कीटाणु भी हम खा गए हों। तो ये उन कीटाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट करने की कोशिश करता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, और ये क्या करता है? ये इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन-सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन को बचाता है। अब खाना यहाँ आया, अब यहाँ आने के बाद अब खाना कहाँ जाएगा? छोटी आँत में जाएगा। देखिए, अमाशय और अमाशय के बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक? अब खाना अमाशय के बाद सीधे कहाँ जाएगा? छोटी आँत में जाएगा। तो ये जो है ना, ये वाली छोटी आँत है, ठीक? ये जो अंदर पतली सी दिख रही है, लंबी, और ये जो आपको दिख रही है बड़ी सी मोटी, ये है बड़ी आँत है, बृहदान्त्र है, ठीक? यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये है लीवर। ये क्या है? लिवर। अब लिवर
को लेके गीतकारों ने इतने गाने लिखे हैं, दिल, जिगर, क्योंकि लिवर को साधारण भाषा में जिगर भी कहते हैं। तो जिगर से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं, लेकिन ये जिगर का इमोशन से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि इसका काम है डाइजेशन में हेल्प करना और कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके, जिनकी हम चर्चा करेंगे। और बच्चों, एक बात आपके लिए, देखिए आप भी ना दिल, जिगर, नज़र के चक्कर में मत पड़िए, पढ़ाई कीजिए। जब आप जीवन में कामयाब हो जाएँगे ना, तो आपको बहुत से बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर अभी आपने मेहनत नहीं की, अभी आप भटक गए ना, तो अभी जो एक ऑप्शन आपके पास है, बाद में उनमें से भी किसी के पापा नहीं मानेंगे, किसी की मम्मी नहीं मानेंगी, फिर आप गाते रहिए, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ख़ैर, ये तो होता है लिवर। अब इस लिवर में ये क्या है? ये है बच्चों पित्ताशय। इसे अंग्रेजी में कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है? देखिए, लिवर जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, वो जाके कहाँ इकट्ठा होता है? इस गॉल ब्लैडर में। अब ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? इसमें पित्त रस होता है। क्या होता है? बाइल जूस होता है, जो बनता किसके द्वारा है? इस लिवर के द्वारा। और स्टोर कहाँ होता है? इस गॉल ब्लैडर में। तो अब जब गॉल ब्लैडर में पित्त रस यानी बाइल जूस इकट्ठा हो गया, तो जब खाना आता है ना छोटी आंत में, तो ये बाइल जूस वहाँ छोटी आंत में खाने में जाके मिलता है। अब ये बाइल जूस जो होता है, ये क्षारीय होता है, तो ये खाने को कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। क्यों भाई? क्योंकि अब जो यहाँ पे जो पैनक्रियाज के और छोटी आंत के जो एंजाइम हैं, वो किस माध्यम में काम करेंगे? वो काम करेंगे क्षारीय माध्यम में। तो देखिए, और क्या करता है ये बाइल जूस? एक तो खाने का जो हमारा भोजन आया है, उसको क्या करता है? उसके मीडियम को चेंज करता है। अम्लीय से क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। और क्या करता है? और इसमें ये वसा होती है ना, फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो खैर, खाना यहाँ पे आ गया छोटी आंत में। अब ये क्या है बच्चों? ये है अग्नाशय। ये क्या है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अच्छा हाँ, आजकल ना गॉल ब्लैडर का स्टोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें पानी-वानी ठीक-ठाक पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, ताकि हम इस तरह की समस्याओं से बच जाएँ। ठीक, अब आते हैं अग्नाशय पे। तो अग्नाशय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। क्यों भाई? क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है और डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करती है। आपने सुना होगा ना कि डायबिटीज का नाम ज़रूर सुना होगा आपने। ये डायबिटीज कब होता है? जब किसी व्यक्ति में अग्नाशय के द्वारा सिक्रीट होने वाला इंसुलिन नामक हार्मोन कम हो जाता है। तो जब इंसुलिन कम हो जाता है, तो ब्लड में क्या होता है? शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और उसी को क्या कहते हैं? डायबिटिक। वही फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? डायबिटिक हो जाता है। तो खैर, अच्छा इस जो ये पैनक्रियाज है ना, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए, जो ये सिस्टम होता है ना, पाचन तंत्र होता है, इसमें एक गति होती है क्रमानुकुंचन, तभी खाना आगे बढ़ता है। तो खाने के आगे बढ़ने के लिए वो क्रमानुकुंचन की गति होनी इन आंतों में बहुत ज़रूरी है। तो खैर, अब जब खाना यहाँ आता है ना छोटी आंत में, तो वो महीन-महीन टुकड़ों वाला लसलसा हो जाता है। अब छोटी आंत में क्या होता है कि जो अग्नाशय के जो एंजाइम है, वो भी इसमें वर्क करते हैं, और छोटी आंत से खुद भी कई एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और आके यहाँ छोटी आंत में है ना, खाना पूरी तरीके से क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। तो देखिए, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा जाता है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, और हमें भ्रम हो जाता है कि पाचन हमने खा लिया है तो हमारे शरीर के अंदर पेट से शुरू होगा, लेकिन नहीं। भोजन का पाचन सलाइवा में जो एंजाइम होता है ना, सैलिवरी एमाइलेज, वहीं से शुरू हो जाता है। तो खैर, अब ये छोटी आंत क्या करती है? अब इसने भोजन को पचा लिया, तो ये भोजन को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। जो पचा हुआ भोजन होता है, उसमें अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होता है, उसमें फ्रक्टोज होता है, उसमें ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है। उसको क्या करती है छोटी आंत? एब्जॉर्ब करती है। और क्या? अब क्या होता है? अब यहाँ भोजन के
जो डाइजेस्टिव पार्ट था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, फिर भी कुछ पार्ट बचता है, बल्कि एक बड़ा पार्ट बचता है जो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। वो क्या होता है, वो अब बड़ी आंत में जाता है। ये जो आपको चौड़ी सी दिख रही है, इस बड़ी आंत में क्या करती है, ये भोजन के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ना कि डाइजेस्टेड फूड को। किसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो एनस के द्वारा, यहाँ से गुदा द्वार के द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुख से लेकर के, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब बच्चों ये क्या है, ये लाइन जो खींची हुई है ना, ये डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होते हैं फेफड़े, इसके ऊपर होता है हृदय, और डायफ्राम के नीचे ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बहुत विशेष बातें हैं जिनकी अब हम चर्चा करेंगे डिटेल में। ये पूरा हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके द्वारा हम जो खाना खाते हैं उसको हम पचा लेते हैं। तो देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। ठीक, अब देखिए हमने बात की थी ना, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, मुख में जाता है, और मुख से क्या निकलती है, लार निकलती है। इस लार में लार एमिलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि किसको पचाता है, जो स्टार्च होता है उसको पचाता है। किसको पचाता है, स्टार्च को। ठीक, एमिलेज किसको पचाता है, स्टार्च को पचाता है। स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होता है। अब खाना कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय को हम स्टमक भी कहते हैं। तो अमाशय क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीट होता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है और पेप्सिन नामक एंजाइम। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है पेप्सिन की। तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेप्सिन जो है कहाँ सिक्रीट होता है, तो वो अमाशय में यानी स्टमक में सिक्रीट होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये पेप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो भाई ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके, प्रोटीन के। अब अमाशय के बाद खाना आ जाता है छोटी आंत में। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यकृत से पित्त रस आता है। क्या आता है, पित्त रस, यानी वाइल जूस आता है। ये वाइल जूस क्या करता है, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, और जो वसाएं होती है ना उनके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। कौन सा, वाइल जूस। इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो साबुन होता है ना, साबुन से जो कपड़े धुले जाते हैं तो उसमें वो इमल्सिफिकेशन ही होता है। उसमें जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है। तो बाइल का जो साल्ट होता है वो भी वसा के साथ यही काम करता है, ताकि एंजाइम का एक्शन बहुत इजीली हो सके। तो बाइल रस फूड के डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, यस ये हेल्प करता है। लेकिन क्या इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है, नहीं, इसमें अपने आप में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कौन सा रस आके मिलता है भोजन में, अग्नाशय रस आके मिलता है पैनक्रियाज का। ठीक, इस अग्नाशय रस में दो एंजाइम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये दोनों किसको पचाते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। और लाइपेज होता है, लाइपेज किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके, फैट के डाइजेशन में ये लाइपेज हेल्प करता है। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये अग्नाशय से सिक्रीट होता है। अब आगे भोजन का पाचन काफी बढ़ चुका होता है, लेकिन अब खाना आ जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो भी एक जूस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं या आंत्र रस कहते हैं हिंदी में। ये जो रस होता है ना, ये पूर्ण पाचन होता है। इसमें सभी चीजों के यानी कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के पाचन वाले एंजाइम होते हैं। तो ये क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे आके छोटी छोटी आंत का जो जूस होता है उसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, और छोटी आंत में आके भोजन का पाचन
कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, फाइनली ग्लूकोज में टूट जाते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। और जो वसा होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। अब जो हमारी बॉडी है, अब जो हमारी छोटी आंत है, इसमें विली होते हैं यानी दीर्घ रोम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टेड पार्ट है भोजन का, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसका अवशोषण करते हैं। अच्छा, अगर ये दीर्घ रोम ना हो, विलीज ना हो, तो क्या अवशोषण नहीं होगा? होगा। तो फिर इनका क्या काम है? इनका काम है अवशोषण की सरफेस को बढ़ा देना। एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं तो बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अब छोटी आंत के बाद खाना कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत क्या करती है? खाने में जो पानी था ना, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जो भोजन होता है उसके मल के रूप में त्याग कर देती है। तो यहाँ पे आके हमारा ये भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है और हमने जो कुछ भी खाया था वो अंततः हमारी बॉडी का पार्ट बनने लगता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। और ब्लड क्या करता है कि इस डाइजेस्टिव पार्ट को पूरे बॉडी में पहुंचा देता है, जहां ग्लूकोज से एनर्जी ले ली जाती है, एनर्जी जनरेट कर ली जाती है। अमीनो एसिड से क्या होता है, अक्सर टूट फूट की मरम्मत होती है या ग्रोथ होती है। कोई बच्चा है तो उसको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खिलानी चाहिए, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खानी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी चीज होती है। वसा का क्या होता है? तो भाई देखिए, वसा भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन अब हम लोग इतना खाते हैं कि हमारे ग्लूकोज की एनर्जी को ही हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल की जीवन शैली में फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। तो हम मोबाइल की रील्स देखते रहते हैं। इस तरीके से होता यह है कि बैठे बैठे फिर हमारा ग्लूकोज भी वसा में बदलता है और हमारी तोंद निकलने लगती है। अतः हमें खाना खाने के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक बैलेंस्ड डाइट लें, ताकि हम खाना हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, ना कि खाना खाने की वजह से हम मोटे हो जाएं या हमें और किसी प्रकार की डिजीज हो जाए। तो देखिए, ये तो हुई बात खाने की और डाइजेशन की। डाइजेशन की बात हमने कर ली। अब एक और बात है जो हमें करनी है डाइजेशन से ही जुड़ी हुई। वो क्या है? देखिए, डाइजेशन जो शुरू होता है, खाना जब हम खाते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने मुंह से खाना खाते हैं। कहाँ से खाते हैं? यहाँ से। और खाना खाने में दांतों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर कभी दांत में कोई दर्द हो ना और डॉक्टर के पास दवा लेने जाओ, और फिर डॉक्टर बोले ना अब आप केवल हलवा खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, तब बहुत तकलीफ होती है। तो दांतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम लोग अपने दांतों की उतनी सफाई नहीं करते हैं। तो दांतों में ना, दांत जो बने होते हैं वो इनेमल के बने होते हैं। अब ये मान लीजिए कि ये दांत है, ये क्या है? ये है दांत। अब इस दांत के ऊपर की जो परत है वो इनेमल की बनी हुई है, ठीक। और ये दूसरा दांत है मान लीजिए। अब इन दांतों के बीच में खाना फंसा रह गया, ठीक। अब जब खाना फंसा रह गया तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। अब यहाँ के जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो इस खाने को डाइजेस्ट करेंगे बच्चों, तो वो एसिड बनाते हैं। क्या? जैसे लैक्टिक एसिड। अब मान लीजिए एसिड बना, तो एसिड में एक क्वालिटी होती है कि वो हड्डी को भी गला देता है। तो ये जो इनेमल है ना, ये गलने लगता है। गलते गलते फिर क्या होता है, दाढ़ में कैविटी हो जाती है। क्या हो जाती है? कैविटी। अब अगर ये ठीक से साफ नहीं हुआ तो ये कैविटी बढ़ जाती है और ये इन्फेक्शन ना दांत के अंदर चला आता है। अब जब इन्फेक्शन दांत के अंदर चला आता है तो बहुत भयंकर दर्द होता है, संक्रमण हो जाता है और दांत में दर्द होता है, दांत कई बार निकलवाना पड़ता है। इन सब चीजों से बचने के लिए, अपने दांतों को दुरुस्त रखने के लिए, हमें रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ये ज्ञान मुझे दिया था एक डॉक्टर ने। जब मैं अपना दांत दिखाने गई थी, मेरे दांत में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमको शाम को, रात में खाना खाने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए, अपने दांतों को हेल्दी बनाए रखने के लिए हम सबको रात को ब्रश करके ही सोना चाहिए। आज तो खैर, धन्यवाद। आज यहीं तक।